हेलो दोस्तों, आपको हमारी यूट्यूब चैनल कंप्लीट शिक्षा पर स्वागत है। दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि इस वीडियो की पूरी जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए हम अपने प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए हम अपने पहले प्रश्न को देखते हैं। देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न है कि 150 रणजी मैच खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं। ऐसे कौन से क्रिकेटर हैं जिन्होंने कितने रणजी मैच खेले हैं? 150 ऐसे पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है, क्योंकि 150 रणजी जो मैच है वो खेलने वाले ये कौन है? पहले भारतीय क्रिकेटर हैं, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो ऑप्शन देखेंगे, ए में है आपका विराट कोहली, बी में है आपका रोहित शर्मा, सी में है आपका वसीम जाफर और डी में है हार्दिक पांड्या। तो यहाँ आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? वसीम जाफर। यहाँ सही आंसर क्या जाएगा आपका? वसीम जाफर। वसीम जाफर को हम लोग देख लेते हैं कि कौन है वसीम जाफर। तो देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है वसीम जाफर यही हैं जिन्होंने रणजी ट्रॉफी में 150 मैच को खेल करके अपना एक रिकॉर्ड बनाया है भारत में। तो ये 41 वर्षीय हैं जो कि पिछले दो सालों में ये विदर्भ टीम को रणजी ट्रॉफी में क्या जीत दिलाए थे। लेकिन मैंने आपको ये बात कहा है कि पिछले 2 वर्षों में इस बार का रणजी ट्रॉफी कौन जीत लिया है? तो वो आपका सौराष्ट्र का टीम ने जीत लिया है, विदर्भ का टीम ने नहीं जीता है। लेकिन इनकी वजह से ये विदर्भ टीम से खेलते हैं और इनकी वजह से पिछले 2 सालों में सबसे ज़्यादा मतलब जो खिताब था वो विदर्भ की टीम ने जीता था। विदर्भ की टीम रणजी ट्रॉफी अपने नाम किया था। तो इस प्रश्न से इतना ही। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ स्क्रीन पर देखते हैं। जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में भारत में कितने स्थान पर रहा? जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में भारत कितने स्थान पर रहा है? प्रश्न यहाँ ये पूछा है, जलवायु प्रदर्शन सूचकांक। वैसे मैं आपको इस प्रश्न के बारे में मैं इसके पहले वाले वीडियोस में भी बता दी हूँ, इसके पार्ट 1 में, तो आप वहाँ से इसके बारे में डिटेल में जान सकते हैं। लेकिन हम यहाँ बहुत ज़्यादा डिटेल में बातें नहीं करेंगे, बस आपको हम यहाँ पर बताएंगे कि जलवायु प्रदर्शन सूचकांक क्या होता है और उसमें कितने स्थान पर भारत रहा है। तो ऑप्शन को आइए देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है 5वां, दूसरा ऑप्शन है 9, तीसरा ऑप्शन है आपका 11 और चौथा ऑप्शन है 8। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? 5, 9, 11 और 8 है। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ 9th नंबर पे जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में जो भारत का स्थान है वो 9वां स्थान प्राप्त किया है। देखिए, जलवायु प्रदर्शन सूचकांक है, उसमें आपको ये बताया जाता है कि आपने जलवायु को सुधारने में कितना मेहनत किया है, उसके अकॉर्डिंग आपको रैंक दिया जाता है। तो इस रैंक में भारत 9वें स्थान पे रहा। लेकिन आपसे पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत कितने स्थान पर था, तो उसका स्थान उसमें कितना था? 5वां था। ये इसके साथ ही आप याद रखेंगे। और ये जो जलवायु प्रदर्शन सूचकांक जो है वो कहाँ पर जारी किया गया था? तो ये जो सम्मेलन हुआ था, जलवायु परिवर्तन पर सम्मेलन जो हुआ था 2019 में, वो कहाँ पर हुआ था? मैड्रिड में हुआ था, स्पेन की राजधानी मैड्रिड में। तो मैड्रिड में ही ये सारे प्रदर्शन, जलवायु जोखिम सूचकांक को भी जारी किया गया था, जलवायु प्रदर्शन सूचकांक भी जारी किया गया था। और जो 2021 में होगा, जलवायु परिवर्तन का सम्मेलन जो होगा 2021 में, वो आपका कहाँ पर होगा? ग्लासगो जो है स्कॉटलैंड का एक बहुत बड़ा ही सिटी है, वहाँ पर अब ये सम्मेलन 2021 में किया जाएगा। और इसमें हम जब इंडिया 9वें नंबर पे है तो आपके मन में एक प्रश्न होगा कि तब पहले दूसरे नंबर पे कौन है? तो मैं आपको ये बता दूं कि जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर कोई भी नहीं रहा है। डायरेक्ट चौथे स्थान से शुरू हुआ है और चौथा स्थान प्राप्त किसने किया है? तो आपका स्वीडन ने चौथा स्थान प्राप्त किया है और 5वें स्थान पर आपका डेनमार्क है। तो इस प्रश्न से इतना ही। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर देखिए, ये भी प्रश्न जो है इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि नाम बदलने का प्रोसेस तो अभी बहुत ही चल रहा है, इसलिए हम लोग को याद रखना होता है कि कौन से रेलवे स्टेशन का नाम कहाँ का क्या बदल कर हो गया है। क्योंकि पुराने नाम अब आप नेट पे भी सर्च मारेंगे तो नहीं आ पाएगा, इसलिए हमें जानने के लिए जानकारी रखना होता है। तो देखिए, यहाँ पर क्या है कि उत्तर प्रदेश के नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है?
उत्तर प्रदेश में नौगढ़ रेलवे स्टेशन था, जिसका कि फिलहाल अभी नाम बदल दिया गया है। तो क्या नाम रखा गया है यहाँ पर हम लोग देखेंगे। पहला ऑप्शन है आपका बुद्धनगर रेलवे स्टेशन, दूसरा ऑप्शन है आपका सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन, तीसरा ऑप्शन है आपका प्रयागराज रेलवे स्टेशन और चौथा ऑप्शन है आपका न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन। देखिए हमने यहाँ पर ऐसे ऐसे ऑप्शन रखा है जो कि अभी फ़िलहाल में ही बदले हुए नाम हैं सारे स्टेशनों का। तो हम लोग यहाँ एक एक ऑप्शन को भी देखेंगे इस आंसर के बाद। तो नौगढ़ रेलवे स्टेशन का भी नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, तो सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। वैसे इसका जो ये सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन पहले से ही ये नाम प्रस्तावित था, लेकिन बदला नहीं गया था। अब फाइनली इसको सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन बदल दिया गया है। अब प्रयागराज रेलवे स्टेशन, तो ये आपको पता है कि प्रयागराज कहाँ है, इलाहाबाद में, और इलाहाबाद जंक्शन का नाम बदल करके प्रयागराज रेलवे स्टेशन हो गया। अब बचता है न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन। न्यू जलपाईगुड़ी जो है वो सिलीगुड़ी रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके किया गया है, और फिलहाल ही में आपका क्या है, फैज़ाबाद का भी नाम बदल के अयोध्या किया गया है। तो इस प्रश्न से इतना ही, हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए यहाँ पर है, ASI ने कितने स्मारकों को मस्ट सी अवश्य देखे के रूप में शामिल किया है। यहाँ देखिए ASI जो है, जो क्या करता है, एक ये संस्था है, इसको आप संस्था मान सकते हैं, जो कि सर्वेक्षण का काम करता है, संरक्षण का काम करता है स्मारकों को। उसके लिए उसमें वो कितने ऐसे स्मारक को लिया है जिसमें कि मस्ट सी में उसको रखा गया है। यहाँ पर आपका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है आपका 138, दूसरा ऑप्शन है 123, तीसरा ऑप्शन है आपका 144 और चौथा है आपका 140। तो यहाँ पर कितने स्थानों को अवश्य देखें के रूप में शामिल किया है ASI ने, तो वो है आपका सही आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 138 स्थानों को ASI ने कहा है कि ये ऐसे स्थान है जिसको कि आपको अवश्य देखना चाहिए, देखने लायक हैं ये। तो ASI का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मतलब कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जिसको आप कह सकते हैं भारतीय, हिंदी में कहते हैं उसको क्या, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। इसकी जो स्थापना हुई थी आपका 1871 ईस्वी में हुआ था, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका नई दिल्ली में है। हेडक्वार्टर आपका कहाँ है, नई दिल्ली में है। और ASI जो है वो ऐसे जो स्मारक होते हैं जो कि विश्व धरोहर की सूची में शामिल किए गए हैं, या फिर उसको अगले ये के लिए सत्र के लिए कि मतलब इसको नामित किया जाएगा, अब इसको अब विश्व धरोहर, यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल करवाना है। तो इन सभी चीज़ों के लिए वो जितने भी स्मारक स्थल होते हैं, जो घूमने लायक स्थल होते हैं, जो ऐतिहासिक स्थल है, उन सबको क्या करता है, संरक्षित रखता है, विकास का काम करता है। वो कौन है, ASI। ASI का काम यही है। तो अब हम लोग जानेंगे कि जो पुरातत्व के जनक थे वो कौन थे। तो पुरातत्व के जनक जो हैं वो कौन है आपके, कौन थे, अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम एक ऐसे पुरातत्विक हुए थे जिन्होंने 1853 में सबसे पहले कोशिश किया था खुदाई का काम, और उन्होंने सबसे पहले जो सिंधु सभ्यता का है, हड़प्पा सभ्यता का है, उसके बारे में खोज कर किए थे, लेकिन उनको पूरी सफलता नहीं मिल पाई थी। फिर भी वो कौन है, उन्होंने सबसे पहले कोशिश किया था, इसलिए वो क्या है, पुरातत्व सर्वेक्षण के, पुरातत्व विभाग के वो क्या है, जनक हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम। आपको इतना याद रखना है कि पुरातत्विक जनक कौन है भारत के, तो वो हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। और आपको ASI के बारे में तो मैंने बता दिया। तो अब चलिए हम लोग देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। तो यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है कि पहली बार बांस की खेती पर कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया। अब देखिए यहाँ पर है आपका बांस की खेती पर कार्यशाला। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि हम लोग कोई भी चीज़ करते हैं तो उससे पहले उसका ट्रेनिंग लेते हैं, सीखते हैं कि उसे कैसे करना है। तो यहाँ पर वही है, बांस की खेती करने के लिए क्या करना होगा, कैसा उसके लिए मिट्टी की ज़रूरत होगी, कैसा क्या ज़रूरत होगा, इन सभी चीज़ों को बताने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। भारत में पहली बार किया गया, और कहाँ पर किया गया ये आपसे प्रश्न में पूछा गया है। तो आइए हम ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन नंबर A है यहाँ पर हरियाणा, B है आपका पंजाब, C है आपका लद्दाख और D है आपका जम्मू कश्मीर। तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में बांस की खेती पर कार्यशाला का आयोजन किया गया है, और उसमें लोगों को बांस के बारे में, कि बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए
इसका आयोजन किया गया, जिसमें आर्थिक गतिविधियों के रूप में भी देखा गया कि बांस की खेती से आपको बहुत ज़्यादा ही फायदा होगा, रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इन सभी चीज़ों को केंद्रित किया गया। इसका मेन उद्देश्य यही रहा है कि बांस की खेती के लिए लोगों में जागरूकता बढ़ाई जाए, क्योंकि यदि आप किसी भी वृक्ष को लगाते हैं, किसी भी पेड़ को लगाते हैं, तो वो बहुत ही कम टाइम में नहीं आपको फल देगा और नहीं उसके लकड़ियों को आप यूज़ कर पाएंगे। लेकिन बांस जो आपको 2 से 3 सालों में बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा और जिसका आप क्या कर सकते हैं, उसको आप बेच सकते हैं, उसका आप व्यापार कर सकते हैं। तो इसलिए पेड़ के जगह पे आपको बांस की खेती के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए ये कार्यशाला का आयोजन किया गया। अब यहाँ से एक प्रश्न बन जाता है कि बांस दिवस कब मनाया जाता है। बांस दिवस आपका कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा कितने सितंबर में मनाया जाता है, और ये 18 सितंबर को मनाया जाता है बांस दिवस। और इसका सबसे एक उत्तम किस्म का है, जो मतलब सबसे अच्छा क्वालिटी का, जो अच्छा प्रजाति का है, जो जल्दी उगता है, वो उस प्रजाति का नाम है, उस बांस की प्रजाति का नाम है क्या, बम्बूसा बम्बोस। वैसे हम बांस का जो साइंटिफिक नेम है वो भी यही है, बम्बूसा बम्बोस। तो आप इससे भी याद रख सकते हैं कि जो बम्बूसा बम्बूस है वो उत्तम क्वालिटी का, अच्छे क्वालिटी का बांस का एक प्रजाति है। और उसका वो साइंटिफिक, जो टाइम मैगजीन है, उन्होंने 2019 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना है। यहाँ हमारा ऑप्शन दिख रहा है कि मलाला यूसुफजई, दूसरा ऑप्शन है ग्रेटा थनबर्ग, और तीसरा ऑप्शन है रानी रामपाल, और चौथा ऑप्शन है आपका मिताली राज। तो यहाँ आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेटा थनबर्ग। ये बहुत ही अभी न्यूज़ में रही हैं कि अमेरिका की जो टाइम मैगजीन है, इन्हें पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में 2019 के लिए चुना है, ग्रेटा थनबर्ग को। और ये कौन है, ये एक 16 साल की बच्ची है, जो कहाँ की है, आपकी स्वीडन की है, 16 वर्षीय, और पर्यावरण को लेकर, पर्यावरण के बारे में लोगों को जागरूकता फैलाने के काम करती हैं। और इनका जो भाषण होता है, जो स्पीच है, उससे ये बहुत ही फेमस हुई हैं और जानी जाती हैं। ये एक पर्यावरण कार्यकर्ता हैं जो कि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ अकेले ही प्रदर्शन के लिए चर्चा में रही हैं ये। और यह जलवायु परिवर्तन पर ऐसी भाषण दी जिससे कि पूरे विश्व का ध्यान अपनी तरफ खींचने में सफल रही हैं। इसलिए इनका जो नाम है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि ये मलाला यूसुफजई से भी बहुत कम उम्र की हैं। तो इनको नामित किया गया था ये के लिए, लेकिन इनको दिया नहीं गया पुरस्कार। और ये जो हैं ग्रेटा थुनबर्ग, वो सबसे कम उम्र की बच्ची हैं जो इस ऐसे जलवायु परिवर्तन के विषय में लोगों का ध्यान खींचा है, विश्व का ध्यान अपनी तरफ खींचा है कि देखिए जो आज है लेकिन कल जरूर आना है। इसका मतलब ये हुआ कि आप पर्यावरण को आज रक्षा नहीं करेंगे तो आपका कल बहुत ही खराब होने वाला है, और कल आपका खराब होगा ही, क्योंकि आप पर्यावरण का रक्षा नहीं करेंगे तो पर्यावरण दिन पर दिन खराब होते जा रहा है, जो कि आपके लिए ही एक संकट है। इनका पर्यावरण से बहुत ही ज़्यादा लगाव है, जिसके वजह से ये प्रदर्शन करती रही हैं, लोगों को बताते रही हैं कि आप पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ ना करें ज़्यादा, और उसको बनाए रखने में, शुद्ध बनाए रखें। इसके लिए ये जानी जाती हैं ग्रेटा थुनबर्ग, जो कि स्वीडन की हैं और 16 साल की एक बच्ची हैं। चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ देखिए, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, देखिए यहाँ ऊर्जा की बात कर रहा है, एनर्जी की बात कर रहा है, पावर का बात कर रहा है। तो देखिए ऊर्जा का मतलब ये हुआ यहाँ पर कि ऊर्जा का संरक्षण से ये तात्पर्य है कि जैसे मान लीजिए हम लाइट जला दिए हैं अपने रूम में, दिन में भी लाइट ऑन है और हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ऊर्जा को संरक्षित करने के लिए हम छोटे छोटे अपने ये से बचा सकते हैं, इसको अपने छोटे छोटे कदमों से ये कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। जैसे पानी बह रहा है, हम अचानक ऐसे मोटर ऑन करके छोड़ दिए हैं, तो हम लोग अपने ज़रूरत के हिसाब से ही, अपने टाइम के हिसाब से ही सब कुछ करें तो हम क्या कर सकते हैं, ऊर्जा को संरक्षित कर सकते हैं। तो इसके बारे में आम लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह पूरे विश्व भर में मनाया जाता है। लेकिन कब मनाया जाता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो चलिए यहाँ देखते हैं हम ऑप्शन नंबर ए में है 2 दिसंबर, बी में है आपका 4 दिसंबर, सी में है आपका 14 दिसंबर और डी में है आपका 10 दिसंबर। तो यहाँ ऊर्जा संरक्षण दिवस जो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस है, वो 14 दिसंबर को मनाया जाता है। तो हमने यहाँ पर जान लिया कि ऊर्जा संरक्षण दिवस पूरे देश भर में कितने दिसंबर को मनाया जाता है, 14 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, जिसमें ऊर्जा को संरक्षित किया जाता है, चाहे वो नवीकरणीय हो या अनवीकरणीय हो। तो इसलिए हमें ऊर्जा का बचत अपने
ऊर्जा का बचत हमेशा ही करना चाहिए और अपने उपयोग के अनुसार ही ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए। जैसे कि मतलब बिना किसी भी चीज़ को वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब क्या है, लिमिटेड हैं, सीमित मात्रा में ये संसाधन है, तो ये ख़त्म हो जाएंगे। जैसे कि अभी देखिए पेट्रोल डीजल को लगातार निकाला जा रहा है, खनन किया जा रहा है, कोयला है, तो ये क्या होगा, ये तो ऐसे बन नहीं रहा है, तो ये क्या होगा, आपका ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए हमें जितना ज़रूरत हो उतना ही उसका उपयोग करें, उसका ऐसे व्यर्थ में उसको ख़त्म ना करें और अपने ऊर्जा को संरक्षित रखें। इन सभी चीज़ों के जागरूकता के बारे में बताने के लिए लोगों को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। तो चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, देश का पहला दिशा पुलिस स्टेशन कहाँ बना है। ये देखिए दिशा पुलिस स्टेशन जो है, जो कि किस बात में कहाँ पर बनाया गया है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं हम अपना। तो यहाँ देखिए ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, बी है आपका हरियाणा, सी है आपका दिल्ली और डी है आपका मुंबई। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ हो जाएगा सही आंसर आपका आंध्र प्रदेश। और दिशा जो बिल है वो भी पहली बार आंध्र प्रदेश की सरकार ने ही स्वीकृति दी। और ये दिशा बिल जो है वो क्या किस चीज़ से रिलेटेड है, तो वो है आपका रेप, गैंग रेप, इस टाइप का जो अपराध होता है उसके लिए ट्रायल को तेज़ करने के लिए, और अब जो अपराधी हैं उनको 21 दिन के अंदर ही फैसला देने के लिए ये दिशा पुलिस स्टेशन बनाया गया है और दिशा बिल भी पास किया गया है। अब हम लोग आंध्र प्रदेश के बारे में जानते हैं। तो आंध्र प्रदेश के जो सीएम हैं वो आपके जगन मोहन रेड्डी हैं और राज्यपाल जो हैं वो विश्वभूषण हरिचंद्रन हैं। तो चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है यहाँ पर कि कौन सी भारतीय नदी जो है वो विश्व की 10 स्वच्छ नदियों में से एक हो गई है। तो यहाँ देखिए भारत की नदियों की बात किया गया है और विश्व में 10वें स्थान पर स्वच्छ नदियों में आ गई है। तो ऑप्शन देखते हैं, पहला है गोदावरी, दूसरा है गंगा, तीसरा है ब्रह्मपुत्र और चौथा है जमुना। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा, गंगा, क्योंकि गंगा को शुद्ध करने के लिए बहुत सारे हमारे सरकारों का भी कदम उठाया गया है, जैसे नमामि गंगे योजना। इन सभी योजनाओं से रिलेटेड से एक कदम बढ़ाया गया है सरकार की तरफ से, लोगों का ध्यान खींचा गया है कि गंगा को प्रदूषित न किया जाए। तो इन सभी चीज़ों से ही ये हमारा क्या है, ये भारतीय नदी जो है, गंगा जो नदी है वो विश्व में 10वें स्थान पर आ गई है स्वच्छ में। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं अब। तो हमारा अगला प्रश्न है यहाँ पर, रानी रामपाल किस खेल से संबंधित है। देखिए रानी रामपाल एक प्लेयर हैं और तो वो पूछा गया है कि उनका संबंध किस खेल से है। तो यहाँ ऑप्शन देखते हैं, फुटबॉल है, हॉकी है, क्रिकेट है और टेनिस है। तो रानी रामपाल जो है वो किस खेल से संबंधित है, तो वो है आपकी हॉकी प्लेयर है। यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, हॉकी। और देखते हैं कि रानी रामपाल कौन है। तो देखिए ये हैं आपकी रानी रामपाल जो हैं, जो कि अभी भारतीय हॉकी टीम की कप्तान भी हैं और इनको भारतीय हॉकी की रानी भी कहलाती हैं, क्योंकि और इनको अभी ही पद्मश्री, जो कि भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, उनसे भी सम्मानित किया गया है इनको। और ये कहाँ की हैं रहने वाली, तो ये हरियाणा की हैं और इसी साल अभी इनको फ़िलहाल में ही फिक्की के द्वारा स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिला है। तो चलिए हम लोग आज का प्रश्न देख चुके हैं अपना। तो दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आप हम अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए, जिससे कि आपके दोस्तों को भी फ़ायदा मिल सके। और हमें भी बहुत मेहनत लगती है इस वीडियोज़ को बनाने में, तो आप मुझे भी सपोर्ट करें। थैंक यू।